हाँ भाई, जिस किसी को खाना वगैरह खाना हो तो खा सकता है भाई, बस आधे घंटे रुकेगी और फिर चलेगी, ठीक है। बस के कंडक्टर की आवाज सुनकर सब लोग धीरे धीरे बस से नीचे उतरने लगते हैं। बस एक ढाबे पर आकर रुकी थी। ढाबे के बोर्ड पर लिखा था सिर्फ 50 रुपए में 5 रोटियां, 1 सब्जी, दाल और चावल। इसके साथ ही नीचे छोटे छोटे अक्षरों में ये भी लिखा था कि थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों ने वो बोर्ड देखा तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि सभी के हिसाब से बस 50 रुपए में इतना खाना कहीं नहीं मिल सकता था। बस में मौजूद लगभग सभी लोगों ने पैसे देकर खाने के लिए पर्ची कटवा ली और फिर सब लोग ढाबे के बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर अपनी अपनी थालियों का इंतजार करने लगे। तभी एक वेटर बाहर आया और उसने सबके सामने खाने की थाली रख दी। लेकिन जैसे ही सबने खाने की थालियों को देखा तो सबके चेहरों का रंग ही उतर गया। हैं? ये क्या है? इसे रोटी कहते हैं क्या? अरे ये तो पूरी से भी छोटी है। और ये इतने से चावलों से क्या होगा? दाल और सब्जी भी 2 चम्मच से ज्यादा नहीं है। इसमें क्या किसी का पेट भरेगा? ये तो सरासर धोखेबाजी है। चलो हम सब मिलकर ढाबे के मालिक से बात करते हैं। खाने की थाली देखकर वहां बैठा हर आदमी नाराज था। पेट भर खाने के नाम पर उनके साथ बड़ा ही भद्दा मजाक जो किया गया था। उन्हें जो थाली दी गई थी उसमें 5 रोटियां तो थी, मगर उनका आकार इतना ही था कि बस एक ही निवाले में 1 रोटी खत्म हो जाए। सब्जी और दाल भी बहुत कम ही थी और चावल भी अचार की तरह सिर्फ स्वाद के लिए ही दिए गए थे। गुस्साए लोग ढाबे के मालिक को ढूंढने लगे। तभी उन्होंने देखा कि काउंटर पर कुर्सी डाले एक मोटी सी औरत वहां बैठी है और फिर, इस ढाबे की मालिक आप ही हैं क्या? हाँ, बताओ क्या चाहिए? हमने खाने के लिए पूरे 50 रुपए दिए हैं और हमें खाने में क्या मिला आपको पता भी है? क्या मिला है मतलब? यहाँ की थाली सबके लिए एक जैसी है। हाँ, पर बोर्ड पर तो आपने लिखवा रखा है कि। अरे मैडम जी, यही तो लिखा है कि 50 रुपए में 5 रोटी, सब्जी, दाल और चावल। तो वो तो सब दिया है ना तुम्हारी थाली में, फिर क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ ये है कि रोटियों का साइज बहुत ही छोटा है। सब्जी और दाल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। चावल भी बस इतने हैं कि अभी बैठकर दाने गिनकर बता दूं तुम्हें। हाँ, तो मैंने बोर्ड पर ये कब लिखवाया कि बाल्टी भर के दाल और सब्जी मिलेगी या 5 किलो चावल मिलेंगे? देखिए मैडम, बात साफ है, रोटियां भी हमारे यहाँ इतनी ही बड़ी बनती हैं। अब पेट भरता है तो ठीक, वरना एक थाली का और कूपन कटा लो, दिक्कत कहाँ है? अरे ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ओए, गुंडई की बात मत करना, समझी ना? बहुत आते हैं और रोज आते हैं तेरे जैसे, इसीलिए मैंने भी लठैत रखे हैं अपने साथ। वैसे तेरे लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। बोलाऊं क्या बाहर निकल के? कंचन जितनी कंजूस और लालची थी उतनी ही बदतमीज भी थी। कंचन की बात सुनकर जैसे ही उस महिला ने कंचन के पीछे देखा तो वाकई वहां पर लाठियां लेकर 2 लठैत खड़े हुए थे, जो कंचन ने ही रखवाए हुए थे ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए। कंचन के लालचीपन की वजह से आए दिन कोई न कोई राहगीर उससे भिड़ ही जाता था, जिसके बाद कंचन अपने लठैतों के जरिए उसे पिटवा देती थी। लोगों की मजबूरी ये थी कि शंकरगढ़ को जाने वाले हाईवे पर बस कंचन का ही इकलौता ढाबा था, जहां लंबे सफर के बीच लोग रुककर खाना खा सकते थे। और ऊपर अपने ढाबे पर बस रुकवाने के लिए कंचन हर बस के ड्राइवर को पैसे भी देती थी। इसीलिए जानबूझकर बस का ड्राइवर और कंडक्टर कंचन के ढाबे पर अपनी बस रोक लेते थे और हर बार नई सवारियां कंचन की बेईमानी का शिकार होती थी। लेकिन फिर एक दिन, हाँ भाई, जिस किसी को खाना वगैरह खाना हो नीचे उतर कर खा ले, बस आधे घंटे रुकेगी और फिर चलेंगे। भैया ये ढाबा ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं मतलब मैं तो ये पूछ रहा था कि कहीं ये ज्यादा महंगा तो नहीं है। इतना कहकर बस का कंडक्टर सबसे पहले बस से उतरा और फिर कहाँ गायब हुआ किसी को पता नहीं चला। और फिर कंडक्टर की बात पर भरोसा करके रमन भी अपने बेटे के साथ बस से नीचे उतरा और सामने लगे बोर्ड को पढ़ने लगा। 50 रुपए में 5 रोटी, सब्जी, दाल और चावल, उसी थाली में दोबारा खाना नहीं दिया जाएगा। यह तो सही है, 50 रुपए में काफी खाना मिल रहा है, तो अगर दोबारा ना भी मिले तो क्या दिक्कत है? मेरे पास बस ये 50 रुपए ही हैं, तो इतने खाने में तो मैं और लल्ला दोनों आराम से खा लेंगे। रमन एक गरीब बढ़ई था। वो शंकरगढ़ में अपने एक रिश्तेदार से मिलकर वापस अपने घर लौट रहा था। उसके साथ उसका 4 साल का बच्चा भी था। बस की टिकट लेने के बाद रमन के पास बस 50 रुपए ही बचे थे। उसने फौरन लाइन में लगकर थाली के लिए 50 रुपए दिए और एक टोकन खरीद लिया। अब रमन और उसका बेटा एक पुरानी बेंच पर बैठकर अपनी थाली का इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उनके सामने खाने की थाली आई तो वो हैरान रह गए। अगले 2 मिनटों तक वो थाली को देखता ही रहा। क्या हुआ बाबा, खाना खिलाओ ना, भूख लगी है।
रमन समझ गया था कि इतने से खाने में तो सिर्फ उसके बेटे का ही पेट भर पाएगा। उसने सोचा कि उस ढाबे की मालकिन से बात करनी चाहिए, पर तभी किसी के चीखने की आवाज आई। रमन ने देखा कि ढाबे की मालकिन कंचन अपने लठैतों से एक आदमी को पिटवा रही थी। वो आदमी रमन की बगल वाली सीट पर बैठकर ही यात्रा कर रहा था। दरअसल वो कम खाने की शिकायत लेकर कंचन से बहस करने लगा था। साले, मुझसे बदतमीजी करेगा तू? मारो और मारो इस कमबख्त को। रमन समझ गया था कि इस वीरान और सुनसान जगह पर कंचन से सीधी टक्कर नहीं ली जा सकती, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो कंचन के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, अब दीदी इन्हें छोड़ दो, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बताओ, एक तो इतने जंगल और वीराने में दीदी हम सबको खाना खिला रही हैं, और ऊपर से आप लोग हैं कि खाने में नखरे दिखा रहे हैं। अरे आप सबको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई। 50 रुपए में इतना बढ़िया खाना भला कहीं मिल सकता है क्या? रमन की बातें सुनकर कंचन मुस्कुराई और उसने रमन को अपने पास बुलाया। तुम थोड़े समझदार लगते हो। हाँ दीदी, आप इन्हें जाने दो ना, ये सब तो पागल हैं। 50 रुपए देकर सोच रहे हैं कि आपका ढाबा ही खरीद लेंगे। हाँ वही तो। एक तो वैसे ही कुछ बचता नहीं 50 रुपए की थाली में, और फिर जिसे देखो वो मुझसे भिड़ने चला आता है। कंचन की बात सुनकर रमन मन ही मन उसे कोसने लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा चेहरे पर नहीं आने दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो, तुम भी बोलो, क्या बोलना है? मुझे लगता है कि आपको अपने ढाबे पर थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए। थोड़ा बढ़िया कुर्सी टेबल लगवाओ यहाँ, और फिर आपके खाने में स्वाद तो है ही। एक बार ये ढाबा शहरी रंगत में रंग जाए तो देखना, लोग शहर के होटल छोड़कर आपके यहाँ ही खाने के लिए आएंगे। फिर तो 50 क्या, अगर 200 की भी बेचोगी अपनी थाली तो भी खूब बिकेगी। वो क्या है ना, आजकल लोग खाना तो कम खा सकते हैं, लेकिन शो ऑफ उनको भरपूर चाहिए। रमन की बात सुनकर लालची कंचन की आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। तब रमन ने उससे कहा, दीदी क्या सोच रही हो? ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। असल में मैं एक बढ़ई हूँ। वैसे तो मैं एक कुर्सी टेबल के सेट के 5000 लेता हूँ, लेकिन आपके लिए बस 3000 का रेट लगाऊंगा। ऐसे बस 10 सेट बनवा लो, यानी बस 30,000 का खर्चा, और कमाई कितनी होगी आप सोच भी नहीं सकती। रमन की बात सुनकर लालची कंचन का दिमाग सुन्न पड़ गया और उसने फौरन रमन के हाथों में 30,000 रुपए लाकर रख दिए। रमन को सारी कुर्सी टेबल बनाकर 1 महीने बाद ढाबे पर पहुंचाने थे, और ठीक 1 महीने बाद एक छोटा ट्रक कंचन के ढाबे के बाहर पहुंच भी गया। उस ट्रक को देखकर कंचन खुशी से उछल पड़ी। आ गई मेरी कुर्सी टेबल। अब देखना कैसे यहाँ बैठे बैठे लाखों छापूंगी मैं महीने के। वो बढ़ई भी अच्छा बेवकूफ मिला, कुर्सी टेबल के 10 सेट, वो भी सिर्फ 30,000 में। बहुत ही सस्ते में हो गया अपना काम तो। कंचन के पांव जमीन पर नहीं थे। वो फौरन ढाबे का काउंटर छोड़कर ट्रक के पास पहुंची। पहले तो उसे ट्रक का साइज देखकर कुछ अचंभा हुआ, लेकिन फिर जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुला तो उसका मुंह भी खुला ही रह गया। ट्रक के अंदर सिर्फ एक पेटी थी, जिसे खोला तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बिल्कुल खिलौनों जितने कुर्सी टेबल के 10 सेट निकले, जो दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, लेकिन कंचन के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि असल में वो कुर्सियां और टेबल इतने छोटे थे कि कोई बच्चा भी उन पर नहीं बैठ सकता था। और ये सब देखकर कंचन गुस्से से तिलमिला उठी। उसने रमन को आवाज लगाई, पर वो वहां होता तभी तो कोई जवाब देता। हालांकि पेटी के अंदर उसने कंचन के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसे खोलकर कंचन ने पढ़ना शुरू किया। क्यों दीदी, कैसी लगी आपको कुर्सी टेबल? वैसे आपकी थाली के हिसाब से तो कुर्सी टेबल का साइज ठीक ही रहेगा। बाकी आप देख लेना, अगर काम चलता हो तो चलाना, वरना फिर से बनवा लेना, दिक्कत कहाँ है। ठीक है दीदी, राम राम। कंचन के पास गुस्सा पी जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब ना तो रमन उसकी पहुंच में था और ना ही उसके 30,000। नदी के किनारे कुछ छोटे गांव बसे थे। वहां हर दिन बाजार लगता था, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उन्हीं गांव में से एक गांव माधोपुर भी था, जहां दिनेश नाम का एक व्यक्ति अपना छोटा सा ढाबा चलाता था। पर कुछ दिनों से दिनेश बहुत परेशान था। उसका ढाबा चल नहीं रहा था। मालती, हम रोजाना ढाबे पर मेहनत से खाना बनाते हैं, पर हमारे ढाबे पर अब आमदनी होनी बहुत कम हो गई है। पता नहीं माधोपुर गांव के ज्यादातर लोग शहर जाकर बस रहे हैं। अब भगवान जाने हमारा ये ढाबे का काम कब तक चलेगा। चिंता तो मुझे भी हो रही है। आगे वर्षा की शादी करनी है। सूरज भी कह रहा था आगे की पढ़ाई वो शहर जाकर करना चाहता है। कल ही वो इस बारे में बात कर रहा था। दिनेश और मालती की सारी बातें सूरज सुन लेता है। वो बहुत उदास हो जाता है और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है।
उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। माँ और बापू कितने परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी तकलीफ कम हो जाए। वो बेचारे चिंता में कितने परेशान रहने लगे हैं। हमारा ढाबा बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। सूरज अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि वहां नदी के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी नाव पर बैठा हुआ उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ। सूरज उस बूढ़े व्यक्ति को अपना सारा दुख बताता है, जिसे सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम आमदनी कर सकते हो। क्या तरीका है बाबा। देखो बेटा, यहाँ गांव की आबादी बहुत कम है। तुम और तुम्हारे पिता अगर नाव में खाना बनाकर आसपास के गांव में जा जाकर बेचो तो तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि आसपास के सभी गांव में रोजाना बाजार लगता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है। पर बाबा, हमारे पास नाव कहाँ से आएगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम नाव खरीद सकें। नाव की चिंता तुम मत करो, मेरे पास ये नाव है। इस पर ढाबा खोलकर तुम बदले में मुझे इसका किराया दे दिया करना। वैसे भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं नाव नहीं चला पाता। ये तुम्हारे काम आ जाएगी। तुम्हें ये नाव देकर मुझे किराया मिलता रहेगा और मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा बाबा। मैं अभी जाकर अपने बापू से इस बारे में बात करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज घर आता है और अपने पिता से इस बारे में बात करता है। बात तो सही है, पर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी, मेहनत तो बहुत लगेगी। मुझे सूरज का तैरते हुए ढाबे का उपाय अच्छा लग रहा है। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हमें सूरज की बात को मान लेना चाहिए। बापू, वैसे भी तो हमारा ढाबा चल नहीं रहा, एक बार ये भी करके देख लेते हैं। शायद भगवान की कृपा से हमारा नाव पर बना ढाबा चल पड़े। ठीक है, तुम सब अगर यही चाहते हो तो हम ऐसा ही करेंगे। सूरज बेटा, तुम मेरे साथ बाजार चल, हम नाव के ऊपर ढाबा बनाने का कुछ जरूरी सामान खरीद लाते हैं। दिनेश और उसका परिवार मिलकर नाव पर ढाबा तैयार करते हैं। मालती और वर्षा तरह तरह के भोजन बनाकर तैयार करती हैं और सब कुछ उस व्यक्ति की नाव पर रख देते हैं। फिर वो एक गांव में खाना लेकर पहुंचते हैं। गांव के बाजार में लोग घूम रहे थे। नदी किनारे नाव पर बना ढाबा देखकर लोग हैरान रह जाते हैं और वहां आकर खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, नाव पर ढाबा है, ये तो बहुत बढ़िया और साफ सुथरा दिखाई दे रहा भाई है? वैसे क्या क्या है खाने के लिए इस तैरते हुए ढाबे पर है? पनीर बटर मसाला, मटर पनीर, पालक पनीर, रायता, दाल तड़का, दाल मखनी, लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी और भी बहुत कुछ मिलेगा हमारे ढाबे पर, और वो भी सस्ते दामों पर, गर्मा गर्म। हमारे ढाबे की स्पेशल थाली खाइए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। लाओ भाई लाओ, फिर तो 2 थाली हमारी लगा दो भाई हैं? दिनेश के ढाबे का खाना खाकर सचमुच ग्राहक बहुत खुश हुए। दिनेश उसके बाद दूसरे गांव के लिए अपनी नाव लेकर चल पड़ा। सुबह से शाम तक वो अपनी नाव को लेकर अलग अलग गांव में गया और उसने वहां अपने परिवार के साथ मिलकर खाना बेचा। पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई हो गई। मालती, सचमुच आज हमें 5,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। गांव में बने हमारे होटल पर तो हफ्ते भर में भी इतनी कमाई नहीं होती। ये सब मेरे प्यारे भैया सूरज के कारण ही हुआ है। हाँ बेटा सूरज, अब हम नाव पर ही खाना बनाकर बेचेंगे। बापू, आप ही तो कहते हो कड़ी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। अब हमें रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम और आमदनी कर सके। वैसे भला हो उन बूढ़े बाबा का, इन्होंने हमारी इतनी सहायता की। आप एक काम करो, सूरज के साथ जाकर आज उन्हें किराया दे आओ। ठीक है मालती, तुम वर्षा के साथ घर जाओ, तब तक मैं उन बाबा को किराया देकर आता हूँ। दिनेश सूरज के साथ उन बूढ़े बाबा को किराया देने चला जाता है। दिनेश अब रोजाना ही एक गांव से दूसरे गांव के बाजार में जा जाकर खाना बनाकर बेचने लगा। उन्हीं के गांव में रहने वाला मोहन नाम का एक आदमी दिनेश की सफलता से जलता था। एक दिन दिनेश जब बूढ़े व्यक्ति को नाव का किराया देकर उनके घर से बाहर निकला तो रास्ते में मोहन उसे मिल गया। और मोहन भैया कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा ये नया होटल? भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है भैया। ये दिनेश इतना खुश कैसे हो सकता है? ये मेरे से ज्यादा अमीर नहीं हो सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा।
मुझे इस दिनेश का कुछ करना ही होगा। एक दिन दिनेश के जाने के बाद मोहन उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उनसे बोला, मैंने देखा है कि दिनेश तुम्हें इस नाव का किराया बहुत कम देता है। अगर तुम और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दुगना किराया दे सकता हूं। हाँ, ठीक है, अगर तुम मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हो तो कल सुबह आना और मेरी नाव ले जाना। क्या बात है, यहां सबने भीड़ क्यों लगा रखी है? लाओ बाबा, मुझे अपनी नाव दे दो, मैं दिनेश से ज्यादा किराया लेकर आया हूं। अब तो आप सबको सबूत मिल गया, ये मोहन कितना बेईमान है। हमारे गांव में रहकर ऐसे बेईमान लोग दूसरों के घरों को बर्बाद करते हैं। मुखिया जी, क्या आपको लगता है ऐसे बेईमान लोग हमारे गांव में होने चाहिए? क्यों रे मोहन, किसी की सफलता पर जलना क्या अच्छी बात है? तेरे जैसे इंसान को यहां रहने का कोई हक नहीं है। अभी के अभी इस गांव से भाग जा, या फिर इस गांव में रहना है तो सुधर जा, वरना अपने आदमियों से कहकर इस गांव से दूर फेंकवा दूंगा तुझे, समझा? नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दो। दिनेश, मुझे माफ कर दो भाई, मेरे से गलती हो गई थी। अगर आप इस गांव से मुझे निकाल दोगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? मैं आज के बाद दिनेश को कभी तक नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहन सबसे माफी मांगता है। उस दिन के बाद दिनेश को वो कभी भी तंग नहीं करता। दिनेश अपने परिवार के साथ रोजाना की तरह ही अपने ढाबे के काम पर लग जाता है। कुछ ही समय में उसका नाव पर बना ढाबा बहुत चल जाता है, जिससे वो और भी नाव खरीद कर अपने और भी ढाबे खोल लेता है। भले ही दिनेश ने और नाव खरीद ली थी, पर उस बूढ़े व्यक्ति को वो आज भी उनकी नाव का किराया जरूर देता था। कुछ समय बाद दिनेश अपनी बेटी वर्षा की शादी करता है और अपने बेटे सूरज को शहर पढ़ने के लिए भी भेज देता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।